नमस्कार साथियों, मैं कुमार शुभम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आज आपने सिन्हा क्लासेस के इस यूट्यूब परिवार को 200 सदस्यों का बना दिया है। हालांकि मैं जानता हूँ ये नंबर यूट्यूब की दुनिया में कोई बड़े नंबर्स नहीं हैं, लेकिन मेरा प्रयास होता है कि जो कुछ भी मेरे पास होता है अवेलेबल, मैं उसी से आगे बढ़ने का प्रयास करता रहूँ। तो इस दिशा में भी मेरा प्रयास लगातार जारी रहेगा कि मैं इस दिशा में भी सभी छात्रों के लिए, सबके लिए कुछ बेहतर कर सकूं, आपको कुछ सिखा भी सकूं और आपसे बहुत कुछ सीख भी सकूं। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर से थोड़ा सा आपका इंट्रोड्यूस करवा दूं। एक्चुअली आज का जो मेरा कंटेंट है वो छात्रों के लिए उपयोगी तो है ही, अगर वो पॉलिटी की पढ़ाई करते हैं, राज्य व्यवस्था की पढ़ाई करते हैं। अगर आप देश की साधारण जनता में से हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये वीडियो लाभकारी होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि देश की जो सेंट्रल पॉलिटिक्स है वो कैसी है और वो किन मशीनरीज के चारों ओर चक्कर लगाती है। मेरा ये मानना है कि अगर आप पॉलिटी की पढ़ाई करते हैं तो भारतीय संसद को समझना, इंडियन पार्लियामेंट को समझना बहुत उपयोगी है। न सिर्फ इसलिए कि ये सबसे ऊंची विधायी अंग है, बल्कि इसलिए भी कि भारतीय संसद वो धुरी है, वो एक मशीनरी है जिसके चारों बगल आपको पूरी की पूरी सेंट्रल पॉलिटिक्स घूमती हुई दिखेगी। तो क्योंकि पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसके वीडियोस कुछ पार्ट्स में अपलोड करूंगा। आज का जो पार्ट है वो केवल इंट्रोडक्शन का है। आज केवल हम इतना समझेंगे कि संसदीय सरकार या संसदीय प्रणाली क्या है, संसद का इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है और संसद के विभिन्न अंग कैसे हैं और कौन कौन से हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि कौन कौन से अंग संसद के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये भी हम लोग समझेंगे कि किन देशों से भारतीय संसद की तुलना की जा सकती है और हमने संसदीय प्रणाली की सरकार को अपनाते वक्त किन देशों का रुख किया। अगले पार्ट में हम लोग ज्यादा गहराई में जाएंगे और हम लोग संसद के अलग अलग अंगों को बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स चुनाव के भी आएंगे, इलेक्शंस के भी आएंगे। उन सभी को मैं पार्ट्स में बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपका प्यार और आपका साथ बरकरार रहेगा। तो अगर आप हेडफोन, ब्लूटूथ कुछ यूज करते हैं तो आप करें और इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो को देखने के बाद एक मोटी जानकारी आपके पास होगी। अगर आप छात्र हैं तो आप एक नोटबुक और कलम अपने हाथ में ले सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस बोर्ड पर लिख दिया करूंगा जिससे कि आपको बाद में फायदा हो, अच्छी खासी जानकारी आपके पास हो। तो आइए अब बिना समय गवाए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टाइटल दे दूं और आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टाइटल है संसद, पार्लियामेंट। क्योंकि मैं अकेला रहता हूं तो मुझे मोबाइल देखना होता है कि बोर्ड विजिबल है या नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, भारतीय संसद भारत में सर्वोच्च विधायी अंग है। आप कह सकते हैं कि इट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। लेकिन ऐसा है क्यों, पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताऊं कि भारत में जो सरकार की प्रणाली है वो संसदीय सरकार की प्रणाली है। सरकार की संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली का मतलब होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कई लोग और कई किताबों में आप इसे देखेंगे वेस्टमिंस्टर पॉली मॉडल भी लिखा होता है। कई बार आपके मन में ये सवाल उठेगा कि आखिर वेस्टमिंस्टर मॉडल क्यों कहते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि वेस्टमिंस्टर एक्चुअली में एक लंदन में जगह है जहां पर कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट है। और क्योंकि हमने इस प्रणाली को अपनाते वक्त ब्रिटेन का रुख किया था, तो इसलिए संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर पॉलिसी मॉडल भी कहा जाता है। संसदीय प्रणाली की सरकार को जरा सा इंट्रोड्यूस कर दूं यहां पर मैं, क्योंकि जरूरी है ये आपको समझना कि संसदीय प्रणाली की सरकार होती क्या है। तो संसदीय प्रणाली की सरकार सरकार की ऐसी प्रणाली है जिसमें कि सत्ता जो है वो संसद
और संसद से बनने वाली कार्यपालिका के हाथ में होती है। इस प्रणाली की सरकार में आमतौर पर सत्ता तभी तक सरकार के हाथ में होती है, या आप ऐसे कहें कि सरकार तभी तक अस्तित्व में रहती है जब तक कि उसे संसद का विश्वास प्राप्त है। यानी यहां इस पंक्ति को सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि संसद कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसका महत्व केवल उस बिल्डिंग तक सीमित नहीं है। संसद का जो एक्चुअल महत्व है वो केवल उस बिल्डिंग जो दिल्ली में स्थित है वहां तक सीमित नहीं है। संसद का वास्तविक महत्व इसके सदस्यों से, इसके अंगों से, इसके क्षेत्राधिकार से, इसके विशेषाधिकार से, इन सब चीजों से मिलकर बनता है। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। संसद कैसे बनता है, तो आप इस चीज को संविधान के शब्दों में समझिए कि संविधान ये कहता है कि भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से, तो पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। राष्ट्रपति को हम लोग अंग्रेजी में प्रेसिडेंट बोलते हैं। राज्यसभा के लिए जो अंग्रेजी का सबसे अच्छा शब्द है वो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा के लिए मेरे ख्याल से हाउस ऑफ पीपल अच्छा शब्द रहेगा। देखिए, ये कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है कि मैं लाख प्रयास करूं, मेरे ख्याल से वीडियो 30-35 मिनट का हो ही जाएगा ये पार्ट भी। तो अगर आपको बहुत लंबा लगे ये, हालांकि मेरे ख्याल से तो बहुत लंबा नहीं है 30-35 मिनट, लेकिन फिर भी अगर आपको लंबा लगे तो आप बीच में किसी समय भी वीडियो को पॉज कर एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं और फिर वापस इस वीडियो को देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये 3 अंग हैं संसद के जिनसे कि संसद बनता है। यहीं पर आपको थोड़ी सी जानकारी, तुलनात्मक अध्ययन आपको करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी कहा ना संसदीय प्रणाली की सरकार ब्रिटेन का रुख, तो यहां पर आपको समझना चाहिए कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसके भी 3 अंग कौन कौन, पहला क्राउन, दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स और तीसरा हाउस ऑफ कॉमन्स। वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उच्च सदन या ऊंचली सदन कहते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स को निम्न सदन कहा जाता है। क्राउन का संबंध राजा या रानी से है जो वहां होते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर आप ये समझिए कि भारत में भी राज्यसभा को उच्च सदन कह दिया जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कह दिया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उच्च सदन कहने के सफिशिएंट ग्राउंड हैं। हमारे यहाँ क्या है कि जब आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, खासकर उसके पार्ट 5 को पढ़ेंगे, भाग 5 को, तो उसमें आर्टिकल 79 से 122 तक इनका बहुत डिटेल में जिक्र है, और राज्यसभा जो है वो आर्टिकल 80 में आपको दिख जाएगा और लोकसभा आर्टिकल 81 में। ये एक बड़ा कारण है इस संविधान में, क्योंकि इसका जिक्र पहले आता है तो इसे उच्च सदन कह दिया जाता है। कई जगह आप सुनेंगे न्यूज चैनल्स में, एंकर्स, बड़े बड़े नेता, किताबों में भी लिखा होता है उच्च सदन, निम्न सदन। ठीक है, लेकिन वहां के उच्च सदन में और यहाँ के राज्यसभा में बहुत बड़ा अंतर है। खैर, उस अंतर को हम लोग बाद में डिटेल में समझेंगे अगले पार्ट में। इस वक्त मैं आपको केवल इंट्रोड्यूस करवा दूं। अच्छा, यहीं पर आप जरा सा यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में भी समझिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि भारत में भी संघीय व्यवस्था है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो फेडरल स्टेट होने का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स में जो उच्च सदन है उसे सीनेट कहा जाता है और जो निम्न सदन है उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। वहां के सीनेट में और यहां के राज्यसभा में बहुत अंतर है। वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और यहां के लोकसभा में बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन अंतर है। डिटेल करूंगा मैं अगले पार्ट में, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। देखिए, कहानी यह है कि भारत में जो राज्यसभा है उसमें जो सदस्य हैं, अभी मैं आपको स्ट्रेंथ बताऊंगा, उसके सदस्य
और उनके सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है, यानी पॉपुलेशन के आधार पर किया गया है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के सभी राज्यों में सीनेट सदस्य की संख्या 2 है, यानी वहां कुल राज्य 50 हैं, तो कुल सीनेट सदस्यों की संख्या 100 है, 100 है। इससे क्या है कि वहां के बहुत छोटे से राज्य को भी एक अच्छा सुरक्षा कवच मिल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसके भी कई कारण हैं ना होने के, वो मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। प्रयास करूंगा कि काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल के लिए अलग अलग वीडियो लेक्चर तैयार कर सकूं। एक बार मोबाइल देख ही लिया जाए। ठीक है, अब इस अध्ययन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब 1 मिनट आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सच है, तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। राष्ट्रपति न तो संसद के सदस्य होते हैं, ना ही वो किसी सदन में बैठते हैं, लेकिन फिर भी वो संसद के अभिन्न अंग हैं। क्यों? तो ऐसा इसलिए है, इस चीज को समझिए कि संसद के द्वारा पारित किया गया कोई भी बिल, कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन पाता जब तक कि उस बिल, उस विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति ना प्राप्त हो जाए। यानी इनके कंसेंट का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, केवल इतना नहीं है, इनके और भी कुछ चुनिंदा कार्य हैं जो इसे संसद का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बनाते हैं। जैसे सदनों के सत्रों का आवाहन। अच्छा, ये एकदम बुकिश लाइन हो गई नहीं? देखिए, इसका मतलब होता है संसद के सत्रों को बुलाना, सत्रावसान भी, यानी संसद के सत्रों को समाप्त करना। लोकसभा का विघटन, यानी डिसॉल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। इसका मतलब उन्हें लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी प्राप्त है। एक और ताकत है हमारे यहाँ राष्ट्रपति को, वो ये है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जिसमें कि राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगे कि कार्यवाही बहुत जरूरी है और संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस। और उस ऑर्डिनेंस को वही बल प्राप्त होता है जो संसद से पारित किसी अधिनियम को होता है। तो इतने कारणों से आप ये बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति क्यों संसद के एक अभिन्न अंग हैं। आगे के वीडियो लेक्चर में मैं इसे और डिटेल करूंगा जब मैं अलग अलग पार्ट्स लूंगा तब। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग राज्यसभा की तरफ चलते हैं। देखिए, ये भी एक सच्चाई है, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये भी एक सच्चाई है कि भारत में राज्यसभा को भले ही उच्च सदन कह दिया जाता हो, लेकिन लोकसभा ज्यादा इफेक्टिव है। इफेक्टिव इस मामले में है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या और उनकी गिनती के आधार पर ही भारत में सरकार का गठन होता है। तो बेहतर है कि पहले हम लोग लोकसभा को थोड़ा समझ लें, फिर हम लोग राज्यसभा पहुंचे। तो लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, इसके लिए आप ये समझिए कि इसके जो कुल सदस्यों की संख्या है, यानी स्ट्रेंथ है, वो 552 है। इस 552 सदस्यों में 530 सदस्य स्टेट से, विभिन्न राज्यों से, 20 सदस्य यूनियन टेरिटरीज से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। ये इलेक्टेड होते हैं और ये नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं। देखिए, ऐसा है कि कई लोग ये सोचेंगे कि एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है। एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है ऐसे लोग जो भारत में रहते हों, लेकिन जिनके पिता या पिता पक्ष के लोग ब्रिटिश मूल के या यूरोपियन मूल के हों। हालांकि ये मामला अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, क्योंकि संविधान के 104 संशोधन अधिनियम से इस मामले को रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो मेरा मानना है कि क्योंकि ये मामला अब इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम लोग इसको स्किप कर दें, अगर आगे बढ़ जाएं इससे तो कोई नुकसान नहीं है।
क्योंकि वैसे भी ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे बांटा गया है कि इतने सदस्य होंगे, ऐसे ऐसे होंगे। तो इसके लिए आप फिलहाल एक छोटी सी जानकारी रख लीजिए, आगे मैं डिटेल करूंगा। कि हुआ ये है कि भारत के सभी क्षेत्रों को विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। अगर अंग्रेजी में मैं कहूं तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ठीक है, और उसका बंटवारा भी कोई साधारण तरीके से नहीं हुआ है। ऐसे नहीं हुआ है कि इसको मन किया तो बना दिया, उसको मन किया तो बना दिए, इस तरह से नहीं हुआ है। संविधान में इसके लिए अलग से उपबंध है। अब उसको समझिए आप। एक लाइन में आपको अभी बताता हूं, बाद में डिटेल करूंगा। कि ऐसी रीति से किया गया है कि राज्यों के बीच और उस राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधित्व में, रिप्रेजेंटेशन में एक रूपता हो। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। इस रीत से लोकसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। इसे मैं डिटेल करूंगा जब मैं हाउस ऑफ पीपल में पहुंचूंगा, तो एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो इसके सदस्य की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, यह भी एक बड़ा विषय है कि एलिजिबिलिटीज क्या है। फिलहाल मैं एक दो बताता हूं जो बहुत मोटे हैं, जो आपको इस समय जानने चाहिए, फिर हम लोग डिटेल करेंगे अगले पार्ट में। सबसे पहले तो लोकसभा का सदस्य होने के लिए आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी नॉट लेस देन 25 ईयर्स। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यही मैं आपको जरा सा हिंट दे दूं, राज्यसभा के लिए ये उम्र सीमा 30 वर्ष है। ठीक है, दूसरी अहर्ता यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी, इस वक्त के लिए मैं एक मोटी बात लिख देता हूं कि संसद जिन भी अहर्ताओं की मांग करे वो सब कुछ उसे पूरा करना होगा, तब वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है। सदस्य लोकसभा का हो या राज्यसभा का, वो संसद का सदस्य है तो उसे हम लोग सांसद कहते हैं, एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब इनके भी कुछ विशेषाधिकार होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं, उसकी चर्चा हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में करेंगे। एक बड़ा विषय यह है कि इनका चुनाव कैसे होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर किन्हीं को भी लग रहा हो कि उनको नोट डाउन करना चाहिए तो वो कर रहे होंगे। चुनाव एक बड़ा विषय है कि इनका चुनाव कैसे होता है, इलेक्शन। तो इसके लिए आप पहले चुनाव की प्रक्रिया को ही समझ लीजिए एक बार। पूरे दुनिया भर में, पूरे वर्ल्ड में चुनाव की दो प्रणालियां बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। पहली तो एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और दूसरी है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के लिए अगर मैं हिंदी में कहूं तो बहुलता प्रणाली कहना या साधारण बहुमत प्रणाली कहना गलत नहीं होगा। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर मैं कहूं तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब इन दोनों ही प्रणालियों के अपने गुण और अपने दोष हैं, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। एफपीटीपी एक बहुत ही साधारण सी प्रणाली है कि इसमें एकदम सीधा सा, बचपन की बात याद है ना, जो पहले छू दे मां को वो जीत गया, एकदम वही प्रणाली है। यानी जिनके नंबर ऑफ वोट्स की संख्या अधिक है वही उस क्षेत्र का विजेता है। एक एग्जांपल से समझिए छोटा सा, जैसे मान लीजिए कि सी नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर XYZ खड़े हैं। ठीक है, X को 70 वोट मिले, Y को 80 और Z को 100। तो क्योंकि Z को मिले हुए वोटों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए वो उस निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित कर दिया जाएगा, विजेता घोषित कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत साधारण सी और बहुत आसान सी प्रणाली है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव इसी प्रणाली से होता है, और इसका एक बड़ा कारण यह है कि एक तो ये इतना सरल है कि मामूली समझ वाला व्यक्ति भी आसानी से अपने मत का प्रयोग कर लेगा। एक कारण तो यह है, और दूसरा कारण यह है कि प्रतिनिधित्व वाली जो प्रणाली है, पीआर सिस्टम जो है, कहीं ना कहीं वो इससे अधिक खर्चीली है।
तो शायद मेरे ख्याल से ये मन में रहा होगा और इसलिए एफपीटीपी को लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए चुन लिया गया। मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि जब आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वोट डालते हैं, यानी एमएलएस के चुनाव के लिए, तो एफपीटीपी सिस्टम ही काम करता है वहां। जब आप पंचायतों में, नगर निगम के चुनावों में वोट डालते हैं तो यही प्रणाली वहां काम करती है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के चुनावों के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अपनाया गया है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए। ये चुनाव का प्रत्यक्ष तरीका नहीं है, यानी प्रत्यक्ष रूप से इसमें जनता भाग नहीं लेती है। इसमें राज्यों के विभिन्न विधानसभाओं के सदस्य इनके सदस्यों को चुनते हैं, राज्यसभा को चुनते हैं। देखिए, अब बात राज्यसभा पर भी पहुंच गई है, काउंसिल ऑफ स्टेट पर भी पहुंच गई है, ठीक। लगभग राज्यसभा के सदस्य होने की भी वही अर्हताएं हैं जो अर्हताएं लोकसभा के सदस्य होने की हैं, बस उम्र में थोड़ा सा अंतर है। और कुछ जो बड़े अंतर हैं वो अगले पार्ट में, जब हम लोग राज्यसभा लोकसभा को अलग अलग पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे। आगे के पार्ट्स में हम लोग ये भी जानेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में कौन कौन से अंतर हैं, किन अर्थों में ये समान अधिकार रखते हैं और किन अर्थों में ये समान अधिकार नहीं रखते, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के भी दो तरीके बहुत फेमस हैं। अब जरा इसको समझिए। पहला तरीका तो है लिस्ट सिस्टम और दूसरा तरीका है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। लिस्ट सिस्टम, सूची प्रणाली, इसको भारत में नहीं अपनाया गया है, इसलिए हम लोग अगले पार्ट में जब राज्यसभा को डिटेल में समझेंगे तो मैं आपको इन दोनों को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि ये दोनों क्या होती हैं, कैसी प्रणालियां होती हैं। भारत में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल हस्तांतरणीय वोटिंग प्रणाली को अपनाया गया है और ये एक पेच वाली प्रणाली है। इस प्रणाली में पेच है, इतना पेच है कि कई बार कई बड़े नेता भी इस वोट डालते समय गलती कर बैठते हैं। अब आप बताइए कि जब एक समझदार व्यक्ति गलती कर सकता है तो एक मामूली समझ वाला व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है, और बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये बताते हैं कि एफपीटीपी जो है लोकसभा के चुनाव में चुने जाने के लिए एक बड़ा कारण ये भी रहा होगा। इसमें क्या होता है, पीआर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि समाज के सभी वर्गों को उनकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है। एक सबसे बड़ा फायदा इसका यही है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाह नहीं रहा इस टॉपिक को अभी डिटेल करना। अभी हम लोग सिर्फ संसद को इंट्रोड्यूस उसको समझकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं राज्यसभा वाले लेक्चर में आपको जरूर समझाऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि सभी वर्गों को संख्या के आधार पर मिल जाता है मौका, ठीक है। फिलहाल आप ये समझिए कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जो है पीआर सिस्टम का, वो क्या है, कैसा है। तो एकदम सीधे तरीके से आप समझिए, जैसे एक्स वाई जेड, इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति को वोट नहीं डालता, बल्कि वो तीनों को वोट डालकर आता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि मैं गया वोट डालने के लिए, नहीं ना विधायक नहीं हूं मैं, ना तो विधायक हूं, कुछ नहीं हूं। अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर मैं गया वोट डालने के लिए तो मैं यहाँ पर केवल एक्स को वोट नहीं दूंगा, बल्कि तीनों को दूंगा। बोलो कैसे? क्योंकि मैं यहाँ रेफरेंसेस में वोट डालूंगा। मेरे रेफरेंसेस होंगे कि मैं चाहता हूं, सबसे ज्यादा मैं चाहता हूं कि एक्स जीत जाए, तो मैंने इसे एक नंबर पर रखा। फिर मेरा दूसरा मत यह है कि वाई जीते, और तीसरा मत यह है कि जब कोई नहीं जीत रहा है तो चलो भाई जेड जीत जाए, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है कि पहले वाले की गिनती होती है, अगर वो टाई हो गया तो फिर दूसरे वाले की गिनती होती है, और सिर्फ गिनती नहीं होती है, पहले वाले के वोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे वाले में। यही सबसे बड़ा पेच है ट्रांसफरिंग सिस्टम जो है। ये 1-2 तक तो ठीक है, तीसरे में हालत खराब हो जाती है, चौथे में तो लगभग जान निकलने वाली स्थिति है। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे।
फिलहाल आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो भी इसी प्रणाली से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से ही। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे भारत के विभिन्न राज्यों से और संघ शासित क्षेत्रों से राज्यसभा के सदस्य चुनकर आते हैं। यहां पर आपको बस एक स्ट्रेंथ बता दूं, मैं राज्यसभा के सदस्यों की जो कुल स्ट्रेंथ है वो 250 है, 250 है टोटल स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे ख्याल से वर्तमान समय में 245 है। हालांकि मेरे पास अपडेट नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। इसके जो 250 मेंबर हैं वो 238 सदस्य जो हैं वो स्टेट एंड यूटी से चुनकर आते हैं, और जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं। और कैसे लोग, ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा लिया नॉमिनेट कर दिया, वो वाला सिस्टम नहीं होता है यहाँ। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है उसको समझिए। ऐसे लोग जिन्हें कला में, साहित्य में, समाज सेवा में एक बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त है, बहुत विशेष ज्ञान है, ऐसे लोग बिना झंझट झमेले के, चुनाव का जो झंझट झमेला होता है उसके बगैर वो संसद पहुंच सकें और उससे देश हित में कार्य कर सकें, इसलिए ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। राज्यसभा जो होती है, हाउस ऑफ, माफ करिएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये कभी नहीं विघटित होने वाली संस्था है। इसका मतलब यह है कि इसका विघटन नहीं होता, डिसॉल्यूशन नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन इसके कुल सदस्यों की 1/3 संख्या हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाती है, रिटायर हो जाती है। ठीक है। कुछ नामचीन लोगों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर भी काफी समय तक राज्यसभा से सांसद रहे थे। अच्छा, एक सवाल ये खड़ा होता है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या और लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या में इतना बड़ा अंतर क्यों है? तो ये एक जरूरी सवाल है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को समझना होगा लोकसभा और राज्यसभा के, और वो तुलनात्मक अध्ययन में संभव है। यानी जब मैं अंतर को स्पष्ट करूंगा तो इस चीज को आपको जरूर बताऊंगा। ये आप फिलहाल अपने नोटबुक में नोट कर रख सकते हैं। अब ऐसा है कि लोकसभा के जो 552 मेंबर्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि 530 जो हैं वो स्टेट से, 20 जो है वो यूनियन टेरिटरीज से, और 2 जो है एंग्लो इंडियन। फिलहाल वो मामला हट चुका है, रिमूव हो चुका है। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इन चीजों को। और राज्यसभा 6 वर्षों का कार्यकाल, और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य रिटायर कर जाते हैं। भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, या आप ऐसे कहिए कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वही राज्यसभा के पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति पद पर है तो वह स्वतः ही राज्यसभा का सभापति भी है। लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव होता है, उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, और ऐसा भी नहीं है जैसा कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में क्या होता है कि वहां पे अध्यक्ष को अपने दल से इस्तीफा देना होता है, यानी वो राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहता है। लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है, और ये बड़े पद हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पद कोई छोटा पद नहीं है जो बड़ी सी कुर्सी पर बैठे होते हैं, आप देखेंगे लोकसभा टीवी पर। ये एक बड़ा पद है, इनके कई कार्य हैं। इन सब चीजों को जरूर समझेंगे, लेकिन एक अगले पार्ट में। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहेगा। इसके अगले पार्ट में फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और
कोरोना की जो ये फिर एक लहर है, इससे भी बचे रहें। मास्क, सैनिटाइजर्स इन सब का प्रयोग करते रहें। लोगों से उचित दूरी बनाए रखें। कुल मिलाकर कहने का मतलब है अपना ध्यान रखें। सी यू सून। जय हिंद।